गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था किस तरीके से होता है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मैंने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको बता दी थी, क्योंकि रिवाइज करवा दिया था मैंने पार्ट आपको। और उसके बाद ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ये भी समझाया था मैंने। सॉल्वेंट का ये सॉलिड फॉर्म होता है, सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म होता है, और जब सॉल्यूशन बनेगा तो लिक्विड के अंदर ही सॉल्यूट को डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे से जाता है। तो यहाँ से हमने देखा था कि ओरिजिनली यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता था प्योर फॉर्म में, लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया तो फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा कहाँ आ जाता है, कम आ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये मैंने ग्राफिकली समझाया था। और लास्ट क्लास में मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था आपको कि थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में इसे कैसे समझा जाए। तो उसमें मैंने बताया था ना, थर्मोडायनेमिक्स में सॉल्वेंट होता ही है, सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डालेंगे तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। और चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉल्यूशन को क्या करना है, हमें फ्रिज कराना है। फ्रिज कराना है मतलब किस फॉर्म में जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में। तो हमें तीन एंट्रोपी देखनी होती है, सॉलिड की, सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया था हमें सॉलिड, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन तीनों के एंट्रोपी की लाइनें किस तरीके से ली थी। और इट इज सिमिलर टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसमें जैसे मैंने समझाया था सेम टू सेम उसी पैटर्न में इसे भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था डेल्टा टीवी जैसे मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे ही डेल्टा टीएफ क्या होता है, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो बस इसी फॉर्मूले को लगा के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर मैंने इसमें के एफ के बारे में बताया था, के एफ एक कांस्टेंट है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, जिसको हम लोग मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं ना, तो हम लोग जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को इबिलियोस्कोपी बोलते थे, वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। तो आपको ये भी वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है, क्रायोस्कोपी, ठीक ना। तो इसको क्रायोस्कोपी भी बोला जाता है, जैसे हमारा इबिलियोस्कोपी होता है उसी तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद मैंने केएफ के बारे में वही सेम बात है, केएफ की डेफिनेशन क्या थी, फिर यूनिट क्या होता था केएफ का, ठीक है, और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे। तो सिमिलर फॉर्मूला है आर इंटू टी नॉट भी था उसमें। इसमें क्या हो जाता था, टी नॉट का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर के लिए मैंने बताया था, ध्यान रखना है कितना, 1.86, ठीक है। यूनिट तो सेम ही है, केल्विन केजी पर मोल। चलो उसके बाद फॉर्मूले मैंने न्यूमेरिकल शुरू किए थे। तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने बोला तीन ही फॉर्मूले अपने पास, जैसे डेल्टा टीवी का होता था सेम टू सेम, और इस पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया था जिसके अंदर हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना था। दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकलवाया था, और इस प्रॉब्लम में मैंने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपसे कैलकुलेट करवाया, ठीक है। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लिया था, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग। ये वाला एक और क्वेश्चन लिया था मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट में किस तरीके से निकालना है, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दिया था आपको, अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा का आई को यूज करा के एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। और ये क्वेश्चन करवाने के बाद मैंने बोला था एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, है ना। तो आज की क्लास में मैं एक और प्रॉब्लम इसके ऊपर लेता हूँ, ठीक है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में लगभग हर साल उस तरीके के प्रॉब्लम आप देखेंगे बुक्स वगैरह में काफी दिए हुए हैं। तो वो प्रॉब्लम मैं लेता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तो उसको ध्यान से देखिएगा। और हम लोग उस प्रॉब्लम को भी करेंगे, और साथ में हम लोग उसके बाद जस्ट उसके बाद मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस फिनोमेना क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ। चलो तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। आप कॉमनली देखेंगे ये बुक्स में बहुत बार ये प्रॉब्लम आपको बुक में, डीपीपी में, बुकलेट्स में, हर जगह पे ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है ना। जैसे हमें क्या दे रहा है, 0.1 मोलल यूरिया दे दिया, और मान लो सपोज करो इसे हमने कह दिया ए है, ठीक है। दूसरा हमें दे दिया 0.1 मोलल, मान लो आपको दे दिया NaCl, और इसे मान लो उसने कह दिया बी है, ठीक है। और एक और दे दिया इसी तरीके से हमारे पास 0.1 मोलल BaCl2, और सपोज करो इसे उसने क्या कह दिया, सी है। तो हमें तीन दे दिया, ए बी सी, ये तीनों सोल्यूट है जिनको वाटर के अंदर डाल के सॉल्यूशन को बनाया जा रहा है। तो सब मैं बता देता हूँ। हमसे क्वेश्चन बस बोला है ऑर्डर ऑफ, क्या क्या किसका किसका ऑर्डर हमसे पूछ रहा है, RLVP का ऑर्डर बताइए क्या होगा, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड पूछ रहा है हमसे वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताइए। थर्ड हमसे पूछ रहा है डेल्टा टीवी का ऑर्डर बताइए।
फोर्थ हमसे पूछ रहा है टीबी, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। हमसे अगला पूछ रहा है डेल्टा टीएफ, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का बताइए। और हमसे एक क्लास पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो हमने अभी पढ़ा नहीं हो, जब पढ़ेंगे तो उसको भी इस तरीके के प्रॉब्लम उसमें भी आते हैं, तो एक करवा दूंगा वहां पे। अभी क्वेश्चन समझे, 0.1 मोलर यूरिया दिया है, 0.1 मोलर NaCl दिया है, 0.1 मोलर BaCl2 दिया है। मोलर भी हो, मोलरिटी हो ना, कैपिटल M भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोलरिटी या मोललिटी, है ना, जिसकी मोलरिटी ज्यादा उसकी मोललिटी भी ज्यादा ही होती है। तो देखो इस तरीके के प्रॉब्लम को करने का तरीका क्या होता है, इस एक बार यूरिया दे दिया, एक बार NaCl दे दिया और एक बार BaCl2, और हमसे RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ऑर्डर, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और टीएफ, इन सब का ऑर्डर पूछ रहा है, इनके बारे में बताओ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका ये, पहले तो आप मोलालिटी चेक करो, सबकी मोलालिटी सेम दे दी है क्या, ठीक है कोई बात नहीं। अब वांटा फैक्टर निकाल लिया करो, इसका वांटा फैक्टर यूरिया के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 1, NaCl के लिए वांटा फैक्टर, चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है तो NaCl 2 आयंस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो आई की वैल्यू कितनी 2, और BaCl2 का भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया, आई की वैल्यू कितनी 3, क्योंकि एक बेरियम आयन टूटेगा और 2 क्लोराइड आयन, तो 2 और 1 कितना 3। तो देखो आई निकल गया तीनों का ना। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को देखो कैसे करोगे, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता था, आई इंटू एक्स भी हो जाता था, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता था, तो उसमें हम लोग अभी वांटा फैक्टर का रोल आया, तो मैंने बताया था ना सोल्यूट के मोल्स बढ़ जाते हैं डालने के बाद, तो आई से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा, और ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ही होता है क्या, जिसका जितना ज्यादा मोलालिटी होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब सोल्यूट के मोल्स ज्यादा हैं, और सोल्यूट के मोल्स ज्यादा होंगे तो उसकी मोलालिटी भी क्या होगी ज्यादा। तो चूंकि मोलालिटी का तो कोई रोल है नहीं, मोलालिटी तो तीनों में मैंने क्या दे दिया है सेम, मतलब हमें यहाँ से यही समझ में आ रहा है RLVP जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू मोलालिटी, चूंकि मोलालिटी तो सबके अंदर क्या है सेम है, तो जिसका आई ज्यादा होगा उसका RLVP भी क्या होगा ज्यादा। तो बेटा RLVP का आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हो, RLVP का ऑर्डर क्या हो जाएगा। अगर मान लो मोलालिटी डिफरेंट होती तो आपको I इंटू एम का प्रोडक्ट देखते, जिसके लिए ज्यादा आता उसका RLVP भी क्या आता ज्यादा, क्योंकि मोलालिटी तो तीनों में क्या है सेम दे दिया है, तो अगर मोलालिटी सेम है तो सीधा मैं I देखूंगा, जिसका I जितना ज्यादा, जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा उसके अंदर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब RLVP का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा RLVP किसका आएगा, सबसे ज्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर C में होगा, क्योंकि उसके आई की वैल्यू कितनी है 3, उससे कम B, और सबसे कम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसमें होगा A में, क्योंकि देखो इसका तो यूरिया का एक ही रहेगा, NaCl 2 में टूटेगा, BaCl2 3 में, ठीक है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ऑर्डर CBA हो जाएगा, ठीक। सेकंड देखो वेपर प्रेशर का अगर हमसे ऑर्डर पूछा होता तो ये समझ गए ना क्या करना है, I इंटू एम देखना है, अगर मोलालिटी सबका सेम है तो सीधा I को देख लो, I को कंपेयर करो, जिसका जितना ज्यादा I होगा उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा। वेपर प्रेशर की बात करोगे तो वेपर प्रेशर तो क्या होता है, जिसके अंदर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना ज्यादा हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर तो उतना ही बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना कम होगा उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा ज्यादा, तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या आ जाएगा ABC, ठीक है ना। ये समझे क्या, जिसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना कम होगा, ये वैल्यू जितनी कम होगी, जितना लोअरिंग कम होगा उसका वेपर प्रेशर तो उतना ही ज्यादा बनेगा ना। जो चीज में लोअरिंग कम हो रही है इसका मतलब उसका वेपर बनने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसका जितना कम होता है उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा बनेगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ABC। थर्ड देखो कैसे करोगे, डेल्टा टीबी का ऑर्डर, तो डेल्टा टीबी के लिए क्या करना है ये तो समझ गए ना, वेपर प्रेशर जो होता है RLVP के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर उतना कम, जितना लोअरिंग ज्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। डेल्टा टीबी कैसे करोगे, तो हमें डेल्टा टीबी का तो फॉर्मूला मालूम ही है, क्या है फॉर्मूला I इंटू KB इंटू एम। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है I इंटू KB इंटू एम। तो चूंकि सॉल्वेंट तो सबके लिए सेम है, सॉल्वेंट नहीं दिया है तो यहाँ से ये भी दिख रहा है, देखो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू एम, चूंकि यहाँ भी मुझे दिख रहा है मोलालिटी तो सबके लिए क्या दिया है सेम, अगर सेम नहीं होता तो
प्रोडक्ट से डिसाइड करते हैं। तो जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टी भी ज्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी बी ए। जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टीबी भी ज्यादा, तो सी बी ए। ठीक है, चलो अगला देखो, टीबी का ऑर्डर टीबी का ऑर्डर कैसे निकालोगे? तो टीबी के लिए बेटा क्या होता है, टीबी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा ही है। डेल्टा टीबी का पहले फॉर्मूला बताओ। डेल्टा टीबी क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होता है? हमारा जो प्योर फॉर्म में है उससे ज्यादा हो जाता है ना। एलिवेशन होने का मतलब क्या होना? बढ़ जाना। तो बढ़ जाने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे लिए? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेट करने का मतलब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू जो सॉल्यूशन का होगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा किससे? प्योर से। तो ये किसके बराबर होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। तो यहां से हमसे तो टीबी का ऑर्डर पूछा है ना, तो टीबी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? टीबी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। ठीक है क्या? टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। अब मुझे बताओ टी नॉट बी सॉल्यूशन का तो फिक्स है, ये वैल्यू तो सबके लिए क्या होनी है? सेम। तो जिसका डेल्टा टीबी जितना ज्यादा होगा उसका टीबी भी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब जो टीबी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? डेल्टा टीबी के। ठीक है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा उस सॉल्यूशन का क्या होता जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट होता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक सॉल्यूशन में 5 डिग्री सेंटीग्रेड का है एलिवेशन, एक में 7 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तो जिसमें 7 डिग्री सेंटीग्रेड का है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी तो बढ़ गया ना। तो देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, और टीबी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। तो टी नॉट बी तो तीनों में सेम रहने वाला है सबके लिए। ठीक है, टी नॉट बी क्या है? सॉल्यूशन का सेम। तो जिसका डेल्टा टीबी जितना ज्यादा होगा उसका टीबी भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टीबी का ऑर्डर में तो कुछ समझाना ही नहीं मुझे, क्या हो जाएगा आंसर फिर? सी बी ए। जिसका टीबी ज्यादा उसका, जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा उसका टीबी भी ज्यादा। डेल्टा टीएफ के बारे में क्या कहोगे? तो ये भी तो सिमिलर ही है ना। देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या? आई इंटू के एफ इंटू एम। तो आपका के एफ तो तीनों के लिए सेम है, चाहे किसी को किसी सॉल्यूशन में डाल दो, है ना। सॉल्यूशन तो सेम है तो के एफ सेम है। तो इसका मतलब डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आई इंटू एम के। ठीक है, और एम क्या है? मोलालिटी। तो मोलालिटी तो क्या है? सेम। तो डेल्टा टी एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? आई के ना। तो जिसकी आई ज्यादा उसका डेल्टा टी एफ ज्यादा। चूंकि मोलालिटी डिफरेंट होती है तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टी एफ भी ज्यादा। तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ? तो डेल्टा टी एफ का आंसर क्या हो जाएगा? जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टी एफ ज्यादा। तो आंसर विल बी सी बी ए। ठीक है ना, सी बी ए इसमें भी आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला अच्छा है ना। लास्ट वाला क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना है ना। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बस ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। इसको समझा देता हूं। देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का कैसे ऑर्डर करोगे? तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? देखो इसके लिए डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या? डेल्टा टीएफ को हम लोग लिखते हैं क्या? टी नॉट एफ माइनस टी एफ भी लिख सकते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो यहां से मुझे बताओ टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा? टी एफ मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उसी का ऑर्डर देखना है ना। तो टी एफ कैन बी रिटन एज, टी एफ को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। तो देखो ये वैल्यू तो क्या है? टी नॉट एफ तो सबके लिए सेम होगी, जिस भी सॉल्वेंट का लोगे ये सेम रहेगा। और डेल्टा टी एफ, अब क्या समझे? जिसका डेल्टा टी एफ जितना ज्यादा होगा, ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये टी एफ उतना ही क्या होगा? कम होगा ना। मान लो ये वैल्यू फिक्स है कितनी? 0। ये एक के लिए मान लो 5 आई और दूसरे के लिए 7 आई। तो टी एफ एक बार -5 आएगा, एक बार टी एफ कितना आएगा? -7। तो -5 तो -7 से बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब जिसका डेल्टा टी एफ जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके टी एफ की वैल्यू उतनी क्या होगी? कम। तो इसका मतलब जो टी एफ होता है, टी एफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा टी एफ के। ध्यान रखना, टी एफ जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? डेल्टा टी एफ के। तो ये बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। टी एफ, जिसका जितना ज्यादा डेल्टा टी एफ उसके टी एफ की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है।
और यहाँ पे ये देखो डेल टीबी जो था वो डेल्टा टीबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन जो टीएफ होता है वो डेल्टा टीएफ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ उसकी टीएफ की वैल्यू उतनी ही कम। डेल्टा टीएफ अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही घटेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो सब में सी बी या ऑर्डर आएगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। जिसका डेल्टा टीएफ जितना ज्यादा उसके टीएफ की वैल्यू उतनी ही कम। तो ठीक है बेटा, ये वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया आपको, है ना, कि कैसे फ्रीजिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आता है वो ध्यान रखना है ना। डेल्टा टीएफ के जस्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। इस तरीके का प्रॉब्लम जनरली एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेता हूँ, क्योंकि हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। कौन कौन से पढ़ लिया हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और थर्ड टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ हमारे पास क्या पढ़ना है, जो फोर्थ हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरली जो हम लोग दिखाने का तरीका होगा, प्रेशर को इसमें इस चैप्टर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दिखाएंगे, पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने से पहले मैं आपको ऑस्मोसिस समझाना चाहता हूँ। ऑस्मोसिस फेनोमेना क्या होती है, और ऑस्मोसिस के साथ ही साथ मैं डिफ्यूजन भी समझा देता हूँ। तो चलो पहले हम लोग 2 चीजें समझ लें। एक तो हम लोग समझते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, कि क्या डिफ्यूजन होता है और क्या ऑस्मोसिस होता है। बाद में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे आएंगे। तो पहले हमारा काम है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझते हैं, ठीक है। तो पहले डिफ्यूजन को देखते हैं, उसके बाद डिफ्यूजन के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो पहले तो डिफ्यूजन समझो। तो देखो डिफ्यूजन तो हम लोगों ने गैसेस स्टेट चैप्टर में पढ़ा था ना, कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो वहाँ पे मैंने आपको डिफ्यूजन समझाया था, 2 गैसेज होती हैं। जैसे मान लो NH3 गैस, एक हम लोग सिलेंडर टाइप का लेते थे, और इस सिलेंडर में याद है क्वेश्चन, इधर से मान लो NH3 गैस को छोड़ दिया, इधर से हमने HCl गैस को छोड़ दिया। तो जब दोनों गैसेज आएंगी आपस में तो एक दूसरे से जैसे इंटरमिक्स्ड होती है, NH4Cl बनता है, व्हाइट फ्यूम बनता है। इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था मैंने। तो ये बेसिकली गैसेस का मिक्सर का हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, गैस आपस में मिक्स होना डिफ्यूजन पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन का डिफ्यूजन बताता हूँ मैं, सॉल्यूशन में डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। तो हम लोग डिफ्यूजन यहाँ पे पहले सॉल्यूशन का समझते हैं कि आखिर सॉल्यूशन के अंदर डिफ्यूजन कैसे होता है। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन में डिफ्यूजन को समझने के लिए एक डायग्राम के फॉर्म में मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखो, आपका ले लिया हमने, और बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दिया। मेम्ब्रेन मतलब समझ रहे हैं, एक झिल्ली होती है ना, बेसिकली ये मेम्ब्रेन है। तो एक हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, मेम्ब्रेन लगा दिया। और मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अलग अलग, मैं डिफ्यूजन समझा रहा हूँ कि डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है। तो देखो दोनों, इसके एक तरफ मान लो सॉल्यूशन 1 ले लिया हमने, फर्स्ट सॉल्यूशन ले लिया, और दूसरी तरफ मेम्ब्रेन के सेकंड सॉल्यूशन ले लिया। सपोज करो इस सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन C1 है और सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन क्या है, C2। हम समझने जा रहे हैं डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन में होता है। और यहाँ पे एक चीज और मैं बोल देता हूँ, सपोज करिए कि C1 का कंसंट्रेशन जो C1 है, C1 कंसंट्रेशन, C का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन बता रहा हूँ। तो C1 जो सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन 2 से क्या है, ज्यादा है। तो C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे सोल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा, तभी तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सोल्यूट जो है, सोल्यूट के अमाउंट ये किधर एक्सेस में है, सोल्यूट एक्सेस में कौन से साइड में है, सॉल्यूशन 1 में कि सॉल्यूशन 2 में। तो हम लोग बोलेंगे कि सोल्यूट एक्सेस में किस में है, सॉल्यूशन 1 में, मतलब C1। क्योंकि C1 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इधर सोल्यूट का अमाउंट भी क्या है, ज्यादा। और अगर मैं ये आपसे पूछूं कि सॉल्वेंट किधर एक्सेस में है, सॉल्वेंट का अमाउंट किधर ज्यादा है, सॉल्वेंट एक्सेस में किधर है, तो चूंकि इधर कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशन 2 का, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है। तो सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तो सॉल्वेंट किस में होंगे, एक्सेस में। तो ये हमारे लिए सॉल्यूशन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है। एक तरफ सॉल्यूशन 1 ले लिया, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऐसी चीज है ना, ये अलाउ, ये दोनों को पास करता है ना, इसके थ्रू कैन मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो सकता है, कैन पास बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट।
सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये ऐसा मेम्ब्रेन है ना जिसके थ्रू सोल्यूट के पार्टिकल्स भी पास हो सकते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन 1 का C1 कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन 2 का C2। तो सॉल्यूशन 1 में आप देखो सोल्यूट क्या होगा, एक्सेस में होगा। अगर कंसंट्रेशन मैंने ज्यादा बोला इसका मतलब यहाँ सोल्यूट ज्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट क्या है, कम। तो सोल्यूट कम है मतलब वहां पे सॉल्वेंट क्या है, एक्सेस में होगा। क्या अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन के थ्रू पास होंगे, क्या पास होंगे। अब सोल्यूट किधर से किधर पास होगा, सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की तरफ, क्योंकि देखो सोल्यूट एक्सेस में किधर है, C1 में। तो अगर सोल्यूट एक्सेस में है तो वो सॉल्यूशन 1 से किधर की तरफ पास होना होगा, ये जैसे सोल्यूट का मूवमेंट कैसा दिखाई देगा हमें, सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की तरफ कौन से पार्टिकल्स जाएंगे, सोल्यूट के पार्टिकल्स। और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहां से कहां जाएंगे, तो चूंकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन 2 में एक्सेस में है तो सॉल्यूशन 2 से किधर की तरफ मूव होंगे, सॉल्यूशन 1 की तरफ। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहां से कहां मूव होते हुए दिखाई देंगे हमको, C2 से C1 की तरफ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या केवल सॉल्वेंट C2 से C1 की तरफ जाएंगे, तो नहीं, सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल C1 से C2 की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू सोल्यूट भी पास हो सकता है और सॉल्वेंट भी पास हो सकता है। तो कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल C1 से C2 की तरफ भी जाएंगे और C2 से C1 की तरफ भी जाएंगे, लेकिन जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होगा वो किधर से किधर हमें दिखाई देगा, नेट मूवमेंट C2 से C1 की तरफ, क्योंकि C2 के अंदर सॉल्वेंट किसमें है, एक्सेस अमाउंट में है। तो नेट मूवमेंट अगर कोई बोले तो सॉल्वेंट का किधर से दिखाई देगा, C2 से C1 साइड। और सोल्यूट के पार्टिकल्स चूंकि कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो सोल्यूट C1 में ज्यादा है, तो इसका मतलब सोल्यूट का नेट मूवमेंट कहां से कहां होगा, C1 से लेके C2 की तरफ। तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन मतलब क्या, मिक्सिंग होना है ना, अब आपस में दोनों सॉल्यूशन। ये डिफ्यूजन प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये डिफ्यूजन प्रोसेस कब तक होगा, कब तक सोल्यूट इधर से इधर जाएंगे और सॉल्वेंट इधर से इधर होते जाएंगे। तो ये मूवमेंट सोल्यूट का C1 से C2 की तरफ और सॉल्वेंट का C2 से C1 की तरफ तब तक होगा जब तक कि दोनों तरफ का, है ना, बोथ साइड, दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, ठीक ना। जब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस, जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, मतलब C1 बराबर जब तक C2 नहीं हो जाएगा तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो अगर दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम हो गया, C1 से C1 बराबर C2 हो गया अगर, तो ये क्या हो जाएगा, इनका मूवमेंट नेट रुक जाएगा। तो ये हमारे लिए बेसिकली क्या था, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब सोल्यूट का भी मूवमेंट होना और सॉल्वेंट का भी मूवमेंट होना, और तब तक मूवमेंट होता रहेगा जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, ठीक। तो ये बेटा हमारा मीनिंग था किसका, डिफ्यूजन। अब इसी से ऑस्मोसिस आता है ना। तो पहले अब डिफ्यूजन मेरा काम था समझाने का कि डिफ्यूजन क्या है। अब मैं आपको ऑस्मोसिस समझाता हूँ कि देखो ऑस्मोसिस क्या होता है ना। तो ऑस्मोसिस जस्ट इसके पैरेलल ही होता है। देखिए ऑस्मोसिस में बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है आपका, ऑस्मोसिस के अंदर भी सेम वही काम करना है हमें। अब देखो ऑस्मोसिस फिनोमेना को समझा रहा हूं मैं। ऑस्मोसिस के अंदर भी हमने एक मेम्ब्रेन डाला है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है ना, ये नॉर्मल तरीके का मेम्ब्रेन नहीं है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोल रहे हैं SPM। SPM सुना होगा आपने, है ना। SPM का मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM मतलब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये क्या है, SPM है। अब इसमें भी वही काम करना, ऑस्मोसिस को मैं समझा रहा हूं क्या होता है। देखो इसमें भी इस साइड में सॉल्यूशन 1 है हमारे पास और इस साइड में सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन कितना है, C2। और अभी भी वही मैं बता रहा हूँ, C1 का कंसंट्रेशन जो है वो C2 से क्या है, ज्यादा। मतलब इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब इधर सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में है और इधर की तरफ सोल्यूट क्या है, कम अमाउंट में। तो यहाँ भी अगर मुझसे कोई पूछे तो यहाँ पे सोल्यूट जो होगा, सोल्यूट किस साइड में एक्सेस में दिखाई देंगे आपको, सोल्यूट किस साइड में एक्सेस में दिखाई देंगे, C1 साइड में, ठीक है ना। C1 में ज्यादा होंगे क्योंकि ये कंसंट्रेशन ज्यादा है। और सॉल्वेंट पूछूं एक्सेस में कहाँ पे दिखाई देंगे, तो सॉल्वेंट एक्सेस में कहाँ पे होंगे, सॉल्वेंट जो है वो एक्सेस में कहाँ पे होंगे, हमारे C2 साइड में, ठीक है बेटा। एक सेकेंड, ठीक है बेटा। तो देखो सोल्यूट जो होगा C1 की तरफ एक्सेस में होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो C2 की तरफ। मतलब इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन, और दूसरी तरफ क्या है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो अब देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका नाम ही क्या हो गया, ये देखो ये केवल मेम्ब्रेन था, इसमें नाम क्या आ गया, सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब तो पता ही होगा आपको, जैसे क्रिकेट में सेमीफाइनल होता है, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ।
सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। मतलब ये एक ऐसा मेम्ब्रेन होगा जो आधा काम करेगा, केवल आधा काम करेगा। आधा काम करने का मतलब क्या? ये मेम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूट भी पास हो रहे थे और सॉल्वेंट भी पास हो रहे थे, दोनों पार्टिकल्स पास हो रहे थे इस मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू, एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है जो केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास करने देता है। क्योंकि आप अभी बोल रहे हैं सेमी मतलब क्या? आधा। आधा होने का मतलब कोई आधा काम होगा। आधा काम होने का मतलब या तो इसके में इसके थ्रू सोल्यूट पार्टिकल्स पास हो रहे होंगे, क्रॉस हो रहे होंगे, या तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे होंगे। अब मुझे साइज की बात बताओ, अगर मैं पूछूं सोल्यूट है और सॉल्वेंट है तो साइज के बारे में किसकी साइज बड़ी होगी? सोल्यूट की साइज बड़ी होती है कि सॉल्वेंट की साइज बड़ी होती है? तो हमें पता है कि सोल्यूट पार्टिकल्स की साइज तो हमेशा क्या होगी? सॉल्वेंट से बड़ी होगी। तो अगर इसने सोल्यूट पार्टिकल्स को पास करा दिया तो सॉल्वेंट तो पास हो ही जाएगा। इसका मतलब तब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। इसका मतलब इसके थ्रू केवल एक चीज पास होनी है। अगर समझे क्या कह रहा हूं मैं, क्या कहना चाहता हूं? देखो, जो सोल्यूट का साइज होता है इट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट के साइज से, ठीक है ना? तो अगर सोल्यूट पार्टिकल्स पास हो जाएगा इसके थ्रू तो सॉल्वेंट तो आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी साइज क्या है? सोल्यूट से तो छोटी होती है। और लेकिन हमने क्या बोला है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, मतलब इसके थ्रू केवल एक पार्टिकल कोई पास होगा, या तो सोल्यूट पास हो सकता है या तो सॉल्वेंट पास हो सकता है। तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास होंगे, सोल्यूट पार्टिकल पास नहीं होगा। क्योंकि अगर सोल्यूट को पास हो गया तो सॉल्वेंट तो पास हो ही जाता, क्योंकि साइज में छोटा है। तो इसके थ्रू बेटा केवल और केवल किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट का। इसका मतलब अगर मैं पूछूं, सोल्यूट तो इधर से ज्यादा है ना, तो एक्चुअल में मूवमेंट सोल्यूट का किधर होना चाहिए था? C1 से C2 की तरफ, क्योंकि सोल्यूट एक्सेस में थे, C1 में हाई कंसंट्रेशन में। तो ये सोल्यूट होते हैं। सोल्यूट पास होना होता तो कहां से जाता? C1 से C1। लेकिन अभी मैंने बताया कि सोल्यूट के पार्टिकल्स कभी भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। तो इसको मैंने देखो क्रॉस कर दिया, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं होते। अब लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो पास होंगे ही, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट किधर से किधर दिखाई देगा? सॉल्वेंट एक्सेस में किधर है? C2 में। तो लो कंसंट्रेशन से किधर की तरफ दिखाई देगा? हाई कंसंट्रेशन। ये C2 क्या है? लो कंसंट्रेशन में ना, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ये पास होंगे किधर? हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो देखो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हमें दिखाई देने वाला है किधर से? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। समझे क्या बात को? तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसका केवल और केवल काम क्या है? किसको अलाउ करना? सॉल्वेंट को पास करता है। सोल्यूट पार्टिकल्स उससे कभी भी पास नहीं हो सकते। और आपसे अगर ये पूछूं कि क्या सॉल्वेंट पार्टिकल्स केवल C2 से C1 की तरफ जाएंगे, तो ये भी गलत है ना। सॉल्वेंट पार्टिकल्स C1 से C2 की तरफ भी जाएंगे और C2 से C1 की तरफ भी जाएंगे, पर जो नेट मूवमेंट होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वो किधर से किधर दिखाई देगा हमें? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। जो नेट मूवमेंट की अगर बात करो तो एक्चुअल जो नेट मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ठीक है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहां से कुछ पार्टिकल्स इस साइड मूव नहीं होंगे, यहां से भी कुछ पार्टिकल्स मूव होंगे, और इस साइड से तो खैर कंसंट्रेशन कम है तो यहां से तो मूव होंगे ही, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ज्यादा हैं। लेकिन नेट मूवमेंट की बात करोगे तो C2 से C1 दिखाई देगा, पर मूवमेंट दोनों तरफ होता है। जैसे एक बार जेई में पूछ लिया था, एक तरफ सॉल्यूशन ए दिया था, एक तरफ सॉल्यूशन बी, और हमसे ऑप्शन में पूछ लिया था, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन डाला था, हमसे पूछा था कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स ए से बी की तरफ जाएंगे, बी ऑप्शन में था कि बी से ए की तरफ जाएंगे, सी ऑप्शन में था ए से बी की तरफ भी जाएंगे, बी से ए की तरफ भी जाएंगे। तो हमारे लिए थर्ड ऑप्शन सही था कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो दोनों तरफ हो सकता है, C1 से C2 की तरफ भी, C2 से C1 की तरफ भी। पर जो नेट मूवमेंट हमें दिखाई देगा वो कहां से दिखाई देगा? C2 से C1 की तरफ, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो यही जो बेटा, यही जो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये खुद मूवमेंट हो रहा है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस। ये खुद हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, हमें इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं आपको एसपीएम की डेफिनेशन बता दूं कि एसपीएम क्या है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्पेशल टाइप मेम्ब्रेन है जो केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करता है। और फिर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। ऑस्मोसिस में क्या होगा? नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होगा कहां से? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है? या अगर हमने ले लिया, एक तरफ सॉल्यूशन ले लोगे, एक तरफ सॉल्वेंट ले लोगे, तो सॉल्यूशन ले लिया और इधर क्या ले लोगे? सॉल्वेंट, तो मूवमेंट किधर दिखाई देगा? तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में दिखाई देगा, क्योंकि सॉल्वेंट और एक तरफ सॉल्यूशन एक तरफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, तो मूवमेंट कहां से दिखाई देगा? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड की तरफ। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस बोल देते हैं। तो एसपीएम की डेफिनेशन और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं।
तो ठीक बेटा, ये समझ गया हम लोग ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है इसी को ऑस्मोसिस बोला जाएगा, इसी फेनोमेना को। और एसपीएम अगर कोई मुझे पूछे तो एसपीएम क्या है, एक ऐसा स्पेशल टाइप मेम्ब्रेन है जो केवल और केवल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करता है। तो मैं पहले एसपीएम की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। एसपीएम किसको बोलोगे आप, एसपीएम। तो एसपीएम का मतलब है बेटा स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है विच अलाउज, ये 1 नंबर का बोर्ड में डेफिनेशन आ सकता है, 12th का चैप्टर है चूंकि, तो बोर्ड में भी डेफिनेशन वगैरह आएंगे, तो अच्छे से डेफिनेशन को समझिए और लिखते रहेंगे हम लोग, ठीक है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली, यहाँ से केवल कौन सी चीज मूव हो सकती है, विच अलाउज ओनली, विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली, क्या जा सकता है इससे, क्या सॉलिड पार्टिकल्स जा सकता है, नहीं, केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स जा सकता है, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू इट, केवल और केवल यहाँ से क्या पास हो सकते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपसे बोर्ड में ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि एसपीएम 1 नंबर में डिफाइन करिए, तो एसपीएम किसको बोलोगे, स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू इट। और हमसे इसकी एग्जाम्पल भी पूछ ले, 1-2 एग्जाम्पल भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमसे पूछ लिया कि एग्जाम्पल बताइए कि एग्जाम्पल क्या है एसपीएम का, तो जनरली जो एनिमल मेम्ब्रेन होता है ना, जो जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग, तो एनिमल मेम्ब्रेन जो होता है, एनिमल मेम्ब्रेन, ये एक तरीके का क्या होता है हमारे लिए, एसपीएम की तरह काम करता है, ठीक है ना, एनिमल मेम्ब्रेन हो गया। और आपसे एक आर्टिफिशियल कोई पूछ ले तो आर्टिफिशियल ध्यान रखना, Cu2FeCN6, ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है ना, कॉपर फेरोसाइनाइड, क्या नाम है इसका, कॉपर फेरोसाइनाइड। तो ध्यान रखना, अगर हमसे आर्टिफिशियली पूछ ले कोई तो कॉपर फेरोसाइनाइड जो मैन मेड एसपीएम है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, और जो एनिमल मेम्ब्रेन होते हैं वो तो हमारा नेचुरल मेम्ब्रेन होता है, ये भी एसपीएम की तरह काम करता है। तो एसपीएम समझ गए, ऐसा मेम्ब्रेन, स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू इट, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स आएगा। नॉर्मल तरीके का मेम्ब्रेन होता है ना, तो उससे दोनों चीजें पास होती हैं, पर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कर लें, तो ऑस्मोसिस कैसे डिफाइन करोगे बताओ, ऑस्मोसिस किसे बोलोगे, ऑस्मोसिस ये बोला जाएगा नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, क्योंकि अगर इधर सॉल्वेंट ले लिया इधर सॉल्यूशन ले लिया मैंने, तो सॉल्वेंट में पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थोड़े से कम होंगे, तो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में जाना, या फिर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। तो लेट्स नाउ डिफाइन द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को मैं डिफाइन कर दूं, ऑस्मोसिस किसे बोलोगे आप लोग, है ना, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, ऑस्मोसिस बोला जाएगा नेट स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, है ना, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent particles, net spontaneous movement of solvent particles from solvent side to solution side, है ना, from solvent side to solution side, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, और क्या बोल सकते हैं, और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना, और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, low concentration to high concentration is known as osmosis। तो क्या हम लोग समझ गए कि क्या है डेफिनेशन, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड,
उल्टा बोलिए, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, क्योंकि सॉल्वेंट में क्या होते हैं, देखो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होना चाहिए किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, ये ध्यान रखना है ना। सोल्यूट नहीं मूव होता क्योंकि सोल्यूट साइज में बड़ा है, अगर सोल्यूट पास होने लगेगा तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिक पास हो जाएगा ना। लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ही है, सेमी मतलब एक चीज होनी चाहिए कोई। तो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहां से होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का होता है, किधर से, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट साइड से किधर जाएगा, सॉल्यूशन साइड, या फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। तो इसका मतलब देखो, सॉल्वेंट साइड से किधर की तरफ मूवमेंट होगा हमारा, सॉल्यूशन साइड की तरफ, ठीक है ना। तो इसको ऑस्मोसिस बोला जाएगा, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में मूव होना क्या होगा, ऑस्मोसिस। या दूसरी भाषा में अगर कंसेंट्रेशन के टर्म में बोले तो लो कंसेंट्रेशन के सॉल्यूशन से किधर की तरफ मूव होना चाहिए, हाई कंसेंट्रेशन के सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है ना। तो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ का भी जो मूवमेंट होता है ये हमारे लिए क्या है, ऑस्मोसिस है, ठीक है बेटा। तो आई होप कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियर हो गई क्या है। अब ऑस्मोसिस हम लोग समझ गए, और डिफ्यूजन मैंने बता दिया था, डिफ्यूजन में क्या होता है, दोनों का मूवमेंट होता है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, की डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा कि डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड में भी होता है, गैस में तो मैंने अभी आपको समझा दिया, गैस में भी होता है, लिक्विड में भी हो रहा है, और सॉलिड में भी होता है। सॉलिड का चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं होता, आइसोटॉपिक है ना, आइसोटॉप्स होते हैं ना, उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए सॉलिड में भी डिफ्यूजन करवाया जाता है। तो सब चूंकि सिलेबस में नहीं है, बस हमें इतना जाना है, डिफ्यूजन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन ऑस्मोसिस फिनोमेना केवल और केवल किस में होता है, लिक्विड के अंदर हो सकता है, बाकी किसी में नहीं हो सकता, या हम बोलने को बोले तो केवल सॉल्यूशन में होगा, ठीक। दूसरी चीज कि डिफ्यूजन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स भी मूव होते हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी मूव होते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता। थर्ड डिफरेंस की बात करूं तो डिफ्यूजन के अंदर क्या दिखाई देगा, केवल सिंपल तरीके का मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और चौथा डिफरेंस जो है कि डिफ्यूजन को बेटा एक बार शुरू हो गया डिफ्यूजन होना तो इसको रोक नहीं सकते हम लोग, डिफ्यूजन को रोका भी नहीं जा सकता और इसको रिवर्स भी नहीं कराया जा सकता, ना रोक सकते हैं ना रिवर्स करा सकते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोका भी जा सकता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस को रिवर्स भी किया जाता है। आपने सुना ही होगा, आरओ सुना है, रिवर्स ऑस्मोसिस है ना, वाटर फिल्टर करने का एक सिस्टम होता है आरओ, तो ये आरओ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है ऑस्मोसिस के ऊपर। तो एक रिवर्स ऑस्मोसिस, अभी मैं बताऊंगा ये आगे आपको कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है और ऑस्मोसिस को रोका भी जा सकता है। तो बेसिकली ये चार डिफरेंस है जिनको मैं लिखवा देता हूं, आपको ध्यान रखिएगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब समझते हैं ना, पानी को फिल्टर करना, तो पानी में इंप्योरिटीज क्या रहेंगे, सोल्यूट के पार्टिकल्स ही बोले जाएंगे, जो भी डस्ट पार्टिकल गंदगी है वो क्या हो गया, एक तरीके का सोल्यूट पार्टिकल्स, तो उनकी साइज तो क्या रहेगी, बड़ी, और चूंकि वाटर सॉल्वेंट की तरह तो उसकी साइज क्या रहेगी, छोटी। तो आपको पता ही है कि उसके सोल्यूट तो कभी ऑस्मोसिस में पास होता नहीं है, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स कभी भी गंदगी पास नहीं होते। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में आरओ सिस्टम ऑस्मोसिस पे ही काम करता है ना, तो उसमें गंदगी पास नहीं होती, केवल और केवल क्या मूव होता है, वाटर के पार्टिकल्स मूव हो पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब डिफरेंस लिख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो नेक्स्ट पार्ट में ले रहा हूं मैं, ठीक है। इसी पे कर लेते हैं कंटिन्यू, इसको अब कंप्लीट कर ही लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा मैं दो कॉलम बना देता हूँ, एक तरफ मैंने डिफ्यूजन लिख दिया और एक तरफ ऑस्मोसिस लिख दिया, ठीक है। तो देखो डिफ्यूजन में अगर बात करो तो डिफ्यूजन में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि जो डिफ्यूजन है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, तो हम लोग ये लिखेंगे एप्लीकेबल फॉर ऑल, सबके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर ऑल, सॉलिड्स के लिए भी, लिक्विड्स के लिए भी एंड गैसेस के लिए भी, सबके लिए एप्लीकेबल है।
सॉलिड्स के लिए कैसे, ये आइसोटॉपिक होता है ना, आइसोटॉपिक डिफ्यूजन करवाते हैं हम लोग आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए। तो सिलेबस में नहीं, अपने बस बात जानिए कि डिफ्यूजन आइसोटॉपिक डिफ्यूजन फैक्टर एक होता है, उसकी हेल्प से सॉलिड में भी होता है, लिक्विड्स में भी। लिक्विड्स में तो बता ही दिया अभी मैंने, गैस में हमने देखा ही है गैसियस स्टेट चैप्टर के अंदर। ऑस्मोसिस में पहला हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग क्या केवल लिखेंगे, केवल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये केवल एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल ओनली फॉर, एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉल्यूशन या लिक्विड, बेसिकली लिक्विड बोल देता हूँ ब्रैकेट में, एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉल्यूशन या लिक्विड के लिए केवल एप्लीकेबल होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है। सेकंड बात करो अगर डिफरेंस को, तो डिफ्यूजन के थ्रू जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट होता था, लेकिन ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। तो इसमें हम लोग सेकंड डिफरेंस में ही बोलेंगे मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें से सॉल्यूट पार्टिकल्स का भी मूवमेंट होता है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का भी मूवमेंट होता है, ठीक। और इसमें क्या बोलोगे आप, सेकंड, इसमें केवल और केवल क्या मूव होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो इसमें हम लोग यही बोलेंगे मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसमें क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। चलो थर्ड डिफरेंस की बात करो, अगर थर्ड डिफरेंस देखा जाए तो थर्ड डिफरेंस हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन एसपीएम का रोल नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पॉसिबल नहीं है ना। तो इसमें हम लोग यही बोलेंगे नो रोल ऑफ एसपीएम, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कोई भी रोल नहीं है, नो रोल ऑफ एसपीएम। और इसमें क्या बोलोगे थर्ड में, आप थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हो, विदाउट एसपीएम नॉट पॉसिबल, है ना। तो नॉट पॉसिबल, बिना एसपीएम के पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल विदाउट एसपीएम, बिना सेमी में परमिएबल मेम्ब्रेन के ऑस्मोसिस फेनोमेना कभी भी नहीं हो सकती। और फोर्थ डिफरेंस लास्ट अगर और हम एक डिफरेंस की बात करें तो डिफ्यूजन को ना रोका जा सकता है ना रिवर्स किया जा सकता है, जबकि ऑस्मोसिस को हम लोग रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग यही लिखेंगे कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, ना इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं ना ही स्टॉप कर सकते हैं, जबकि हम लोग ऑस्मोसिस में तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, अभी मैंने बताया था आपको। तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे इट कैन बी रिवर्स्ड, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं एज वेल एज स्टॉप्ड, इसको रोक भी सकते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंस था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बीच में। तो अब हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट, जो हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें तो जो हमारा टॉपिक है हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हमें, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो पहले मेरा काम था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझाना, वो मैंने समझा दिया आपको। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, और ऑस्मोसिस में एसपीएम क्या बोलेंगे, और ऑस्मोसिस फेनोमेना की डेफिनेशन अगर पूछ ले तो किसे बोलेंगे। अब एक बार ये बेसिक चीजें समझ में अगर आ गई हमें, तो अब बस सिंपली मुझे क्या डिफाइन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के बेटा 4 तरीके हैं, है ना। 4 तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वो मैं आज के लेक्चर में नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि उसको लेने में टाइम काफ़ी लगेगा, तो फिर लेक्चर ज़्यादा बन जाएगा। तो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को आज नहीं ले रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक हम लोग कल की क्लास में लेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, कैसे डिफाइन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर देंगे। तो ये भी टॉपिक सिंपल सा कल के लेक्चर में कवर हो जाएगा कंप्लीट तरीके से, ठीक है। तो अभी बस बेसिक मैंने आज बता दिया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, और एक हमने न्यूमेरिकल भी देखा है, और ये न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको बेटा अच्छे से आना चाहिए। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इस तरीके के प्रॉब्लम देता है और हमसे ऑर्डर पूछ सकता है किसी भी चीज़ का, तो यहाँ से ऑर्डर, यही क्वेश्चन का ऑर्डर मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में बताऊंगा। एक बार मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला निकाल दूँ, बता दूँ क्या होता है, उसके बाद, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूँ, हम लोग इसके आगे कल शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।